हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। आज 12th बायोलॉजी के लिए टॉपिक रहेगा अपना पारितंत्र इकोसिस्टम, जिसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। यानी पहले पार्ट में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक उसी प्रकार के दमदार क्वेश्चन जो पार्ट सेकंड था उसमें हमने शामिल किए हैं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसके अनुसार पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। किसके अनुसार पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई माना जाता है। पहला ऑप्शन कहता है रेटर के अनुसार, दूसरा कहता है एजी टेंसले के अनुसार, तीसरा कहता है ओडम के अनुसार, चौथा ऑप्शन कहता है आपको हिक्सले के अनुसार। चार साइंटिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किसके अनुसार पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई माना जाता है। तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडम। क्या हो जाएगा? ओडम के अनुसार क्या माना जाता है? क्रियात्मक इकाई माना जाता है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पारितंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसके अनुसार। देखो बड़े ध्यान से पढ़ना। जो इकोसिस्टम है पारितंत्र पर्यावरण की, किसकी बात कर रहा है? पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए कहता है रेटर ने, रेक्टर जो लिखा हुआ रेटर ने। दूसरा ऑप्शन कहता है आपको एजी टेंसले ने, और तीसरा ऑप्शन कहता है आपको ओडम ने, और चौथा कहता है हिक्सले ने। ये चार आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किसके अनुसार पारितंत्र पर्यावरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? बिल्कुल आपको जल्दी पहुंचना ऑप्शन के पास में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजी टेंसले। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने पारितंत्र को पर्यावरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन फिर से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पारिस्थितिक दशांश का नियम किसने दिया था? यानी 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए कहता है लिंडेमान के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 कहता है ओडम के द्वारा, तीसरा कहता है एक्सले के द्वारा, चौथा कहता है रेटर के द्वारा। चार साइंटिस्ट आपको फिर से स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तुरंत पहुंच जाइए करेक्ट आंसर के पास में। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। पारितंत्र का दशांश नियम क्या कहता है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो अगले पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का केवल 10% ही क्या हो जाता है? संचरित हो जाता है। शेष अन्य उपापचयी क्रियाओं के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। और शेष कितना बच गया पीछे? 90% जो भाग है। तो ये परिभाषा देने वाला साइंटिस्ट कौन था? लिंडेमान। तो इस प्रकार से अपना जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। और स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव की संख्या या जैव भार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। 5 स्टार लगाओ। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में यह पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसको इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव की संख्या या जैव भार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खड़ी फसल को, जिसको सस्य फसल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सभी हरे पौधों को, ऑप्शन नंबर 3 खाद्य श्रृंखला को, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है खाद्य जाल को। ये चार ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जो खड़ी फसल है, जिसको सस्य फसल के नाम से भी जानते हैं, उसको जैव भार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसी प्रकार से इसी कड़ी में स्क्रीन पर आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन फिर से मिला। पारिस्थितिकी स्तूप जो पिरामिड बनाए जाते हैं इकोसिस्टम में, उनकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने की थी, ओडम ने की थी, हेक्सले ने की थी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है लिंडेमान ने की थी। तो बिल्कुल पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना देने वाला वैज्ञानिक कौन था? चार्ल्स एल्टन था। भूल मत जाना, बिल्कुल बड़े ध्यान से पढ़ना है। चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने पिरामिड बताए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का 6 नंबर क्वेश्चन आपको फिर से स्क्रीन पर दिख रहा है। केंचुआ जैसे प्राणी अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन कहता है अपचयन, दूसरा कहता है खंडन, तीसरा कहता है निक्षालन, और ऑप्शन नंबर ड कहता है खनिजीकरण। देखो क्या दिया हुआ है? अपचयन, खंडन, निक्षालन और खनिजीकरण। केंचुआ क्या है? अपरदकारी माना जाता है। जो क्या करता है? अपरद को, ह्यूमस को छोटे छोटे खंडों में या कणों में तोड़ने का काम करता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? खंडन कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए अपचयन, खनिजीकरण, निक्षालन ये दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है खंडन विधि के द्वारा वो क्या काम करेगा? अपरद को तोड़ने का काम करेगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पारितंत्र में हरे पादप क्या कहलाते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। पारितंत्र में, इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक,
द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक। ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो पारितंत्र में जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, उत्पादक के नाम से जानते हैं। वह ऑप्शन या बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर और स्क्रीन पर दिख रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। किसी पारितंत्र में खाने व खाए जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। बड़ी फेमस परिभाषा है ये। किसी पारितंत्र में खाने व खाए जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर 2 खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 3 खड़ी फसल, ऑप्शन नंबर जो डी या 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या कहता है, ए व बी दोनों सही हैं। किसकी बात कर रहा है, ए व बी दोनों सही है। तो आपको याद रखना है किसी पारितंत्र में खाने व खाए जाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार से अपना बी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर और स्क्रीन पर दिख रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे कहते हैं। पुनः रिपीट करो, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे कहते हैं उत्पादकता, जिसे कहते हैं पोषण स्तर, जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पादकता, जिसे कहते हैं जैव मात्रा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बिल्कुल पहुंच जाइए करेक्ट ऑप्शन के पास में। क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो ट्रॉपिक लेवल होता है, पोषण स्तर जिसको कहा जाता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में एक विशेष स्थान रखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पोषण स्तर कहा जाता है। फिर से 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीयक उत्पादक है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको ढूंढना है कि सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर है वो कौन होगा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होगा, उत्पादक कौन होगा। देखो पहला क्या कह रहे हैं, पहला देखो ध्यान से पढ़ना, पहला है उत्पादक, दूसरा दे रखा है शाकाहारी, पहला शाकाहारी, दूसरा उत्पादक और तीसरा मांसाहारी और चौथा क्या दे रखा है, सर्वाहारी। देखो इसमें किसकी बात कर रहा है, उत्पादक की बात कर रहा है। तो पहला उत्पादक तो ग्रीन प्लांट होते हैं और दूसरा की बात करें तो हम किस इसमें कौन आ जाएगा, शाकाहारी। तो शाकाहारी को क्या कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। अब यदि हम बात करें कि द्वितीयक उत्पादक की जगह यदि उपभोक्ता आ जाता तो हम क्या करते, तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ये जो शाकाहारी जो दिए गए हैं ये द्वितीयक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं, तो मांसाहारी क्या हो जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए जो अपना करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। बिल्कुल, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर का काम कौन करेगा, पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, मछलियां, ब्लू व्हेल। तो एक झील में सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल जो है उसका काम करेगा कौन, प्राणी प्लवक। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खालिस्तान में क्या आएगा, पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार किसको मानते हैं, पादप को, जंतु को, समुद्र व वायुमंडल को या मछलियों को। तो बिल्कुल किसको मानेंगे, समुद्र व वायुमंडल को मानेंगे। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पादप द्वारा प्रमुख पारितंत्र का पिरामिड और कोष्टक में लिखा हुआ संख्या का खालिस्तान प्रकार है। देखो पादप द्वारा प्रमुख पारितंत्र का पिरामिड संख्या का क्या दे रखा है, खालिस्तान, यानी इसमें क्या आएगा, का प्रकार है। अगला कह रहा है सीधा व उल्टा होगा, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है सीधा होगा, तीसरे में कह रहा है उल्टा होगा और चौथे में कह रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपको याद रखना है पादप द्वारा प्रमुख पारितंत्र का पिरामिड यदि वो संख्या की बात करें तो आपको याद रखना हमेशा कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर और आपको 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है, इस खालिस्तान में क्या आएगा, देखो क्या कह रहा है अगला, जलीय पारितंत्र में उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की सीमा कारक किसको माना जाता है, पानी को, हवा को, प्रकाश को या फिर इन तीनों को ही माना जाता है। तो एक जलीय पारितंत्र में प्रोडक्टिविटी का सीमा कारक किसको माना जाएगा, लाइट को माना जाएगा, यानी किसको माना जाएगा, प्रकाश को माना जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट बढ़ता हूँ अब 15 क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर जो क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान हुई क्षति, शोषण के दौरान हुई क्षति या हानि कह सकते हो, हुई क्षति को घटाने पर प्राप्त होती है।
देखो, जब सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान जो हानि हो जाती है उसको घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर 3 नेट प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर 4 नेट द्वितीय उत्पादकता। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो यदि शोषण के दौरान कोई क्षति होती है और उसको घटा दिया जाए तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनपीपी। इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन में अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेट प्राथमिकता उत्पादकता जिसको कहा जाता है एनपीपी कहा जाता है। तो ये जो पारितंत्र वाला चैप्टर जो था उसमें पार्ट सेकंड में 15 क्वेश्चन शामिल किए गए, फर्स्ट में भी 15 क्वेश्चन थे, यानी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के आपको लगभग 30 के करीब मिल गए हैं। अब एक चैप्टर और रहा है जिसका पार्ट सेकंड आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए इसको बार बार रिवाइज कीजिए, दोहराइए। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। आपको एक बड़ा ही विशाल भंडार लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिले। आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। विश्वास के साथ में, बड़ी लगनता के साथ में सारे क्वेश्चनों को बार बार देखना है ताकि किसी प्रकार का नंबर आपका नहीं कटे। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।